नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारणा पर आपका स्वागत है। आज हम आपको चावल की खेती के संदर्भ में कुछ अलग ढंग से जानकारी देने जा रहे हैं। चावल की खेती, जैसा कि दुनिया को मालूम है कि भारत ही नहीं वरन दुनिया की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्नी फसल है। दुनिया की दूसरी, लेकिन भारत की तो पहली खाद्यान्नी फसल है। मानव सभ्यता का एक तरफ से चावल पालना रहा है। धान की खेती सदैव से होती चली आई है, आदिकाल से ही, वैदिक काल से ही होती चली आई है और आज भी भारत की एक तरफ से कृषि का या भारत की जीवन पद्धति का आधार है। आज चावल की खेती या यूं कहें धान की खेती काफी चर्चा में है। चर्चा में इसलिए कि आज ग्लोबल वार्मिंग से पूरी दुनिया तबाह हो गई है। आप देखिए 52 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला गया दिल्ली का। 48 डिग्री तो साधारण सी बात हो गई है। प्रयागराज 49 डिग्री, झांसी, लखनऊ का तापमान भी 44-45 डिग्री। तो 45-44 तो आम एक तरफ से भारत में शहरों का तापमान अब इस गर्मी में पाया जा रहा है। तो इस संदर्भ में चावल की खेती की आज बड़ी चर्चा है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग लगातार विश्व के लिए एक खतरा बना हुआ है और पिछले 100 वर्ष के रिकॉर्ड को अगर देखा जाए तो विश्व का तापमान 1.4 डिग्री के आसपास बढ़ चुका है और देखने में तो औसत 1.4 लगता है, लेकिन ये कहीं बहुत ज़्यादा है तो कहीं कम है। अब ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन कौन सी गैस हैं, कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं, उनमें से एक चावल को भी माना जा रहा है। चावल की खेती, चावल नहीं, चावल की खेती। चावल की खेती का मतलब धान की खेती। धान से ही तो हम चावल प्राप्त करते हैं। तो आज ये चर्चा का विषय है, धान की खेती से वो कौन सी गैस निकलती है जो कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। तो सीधी सी बात है, धान की खेती से या चावल की खेती से खेत से मीथेन का उत्सर्जन होता है। और अगर हम यूं कहें कि विश्व में जितना भी मीथेन उत्सर्जित होता है तो धान की खेती से कितना, तो लगभग 8% मीथेन धान की खेती से उत्सर्जित हो रहा है। तो आज अब पशुधन भी है, जो अवशिष्ट हैं, जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, उनके सड़ने गलने से भी मीथेन का उत्सर्जन हो रहा है। पशुधन से भी मीथेन का उत्सर्जन हो रहा है, चावल की खेती से भी हो रहा है। तो मीथेन एक ग्लोबल वार्मिंग गैस है। सबसे बड़ी गैस तो CO2 है, कार्बन है, लेकिन कार्बन या CO2 के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण गैस वो मीथेन ही है। तो ग्लोबल वार्मिंग कम करना है, तापमान बढ़ने न पाए, विश्व का तापमान, वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से अब आगे न जाने पाए, इसके लिए पूरी दुनिया सतर्क है। भारत सहित समूची दुनिया प्रयास कर रही है। तो इस प्रयास में सबसे पहले तो कार्बन उत्सर्जन कम करना है, इसके बाद मीथेन उत्सर्जन भी कम करना है। तो मीथेन उत्सर्जन की भी कम करने की बात चल रही है। तो अगर मीथेन उत्सर्जन कम करने की बात चल रही है तो सीधी सीधी बात है, धान की खेती पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। इसकी चर्चा तो है कि धान की खेती से अगर मीथेन उत्सर्जित होता है तो क्या धान की खेती को नियंत्रित किया जाए। इसी संदर्भ में हम इस वीडियो को बना रहे हैं, आपके सामने एक जानकारी रख रहे हैं। आप, हमको विश्वास है कि हमारे वीडियो को जरूर ध्यान से देखेंगे और इस पर गहराई से सोचेंगे कि क्या धान की खेती को मीथेन उत्सर्जन कम करने के लिए नियंत्रित किया जा सकता है। तो अब आप सुनेंगे, आप खुद तर्क कीजिएगा, हम अपनी बात रख रहे हैं। आगे हम अपनी बात रखें, एक बार पुनः आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर तो करें ही करें। हमारे चैनल में बहुत सारी वीडियो अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी गई हैं, उनको भी देखें। तो हम अपनी बात रखते हैं इस संदर्भ में। अब अगर हम एक बार धान की खेती के इतिहास पर जाएं तो धान की खेती पूरे विश्व में ऐसे क्षेत्रों में बोई जाती है जहां उष्णकटिबंधीय ऐसी जलवायु पाई जाती है या शीतोष्ण अर्धशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। क्यों? क्योंकि धान की खेती के लिए गर्म वातावरण, गर्म जलवायु आवश्यक है, आर्द्रता आवश्यक है। 150 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की जरूरत पड़ती है। सबसे ज़्यादा खेती परंपरागत रूप से मानसूनी प्रदेशों में की जाती है, मानसूनी देशों में की जाती है। इसके लिए सबसे उपयुक्त परंपरागत रूप से जो क्षेत्र विश्व के हैं उनमें दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया, भारत भी उसमें एक है, चीन भी उसमें एक है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में फिलीपींस, थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया ऐसे देश आते हैं। ये पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है। इन देशों में चावल की खेती बहुत अधिक होती है। ऐसे कहें कि पूरे विश्व में 80 से 90% खेती दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में ही होती है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में तो वहाँ की अर्थव्यवस्था का ये आधार भी है। वहाँ चावल की खेती ऐसे इतने बड़े पैमाने पर की जाती है कि उसका भारी निर्यात भी किया जाता है। और ऐसे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला में ही स्थित है।
भारत की बात करें तो भारत में कटक में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। अब भारत की बात करें तो भारत में तो एक तरफ से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और पूर्वी तटवर्ती जो प्रदेश हैं इनमें चावल की खेती बड़े स्तर पर की जाती है। भारत में पहली सबसे प्रमुख खेती है और इस पर एक तरफ से भारतीय अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। क्यों? क्योंकि पेट भरने का सबसे बड़ा साधन चावल है हमारे यहाँ। वैसे वैश्विक स्तर पर गेहूं है, लेकिन भारत में चावल है। अब अगर इसकी गहराई से ध्यान दें तो चावल ने क्या कार्य किया है मानव की सभ्यता को विकसित करने में, तो एक लाइन में हम कहेंगे कि आज हमारी सभ्यता जिस मुकाम पर खड़ी है, जिस उन्नत अवस्था में खड़ी है, उसको रास्ता दिखाने का काम, उसको पेट भरने का काम निश्चित रूप से अगर सबसे अधिक किसी ने किया है तो वो चावल ने किया है। अब आप देख सकते हैं, पूरे विश्व का अनुसंधान कीजिए तो आप पा सकते हैं कि प्राचीन सभ्यताएं वहीं पनपी हैं, वहीं ग्रो की हैं जहां चावल की खेती होती चली आई है। चावल की खेती में एक बात कि उन क्षेत्रों में चावल की खेती आज भी की जाती है, सदैव से की गई है जहां पानी भरपूर मात्रा में उपलब्ध हो। तो नदी बेसिन क्षेत्रों में, नदी घाटी क्षेत्रों में ही चावल की खेती होती आई है, जहां वर्षा भी पर्याप्त है और नदियों से जल प्राप्त किया जाता है, नहरें निकाली जाती हैं, उनसे सिंचाई भी कर ली जाती है। तो आप अगर देखें, भारत सहित चीन, भारत, बांग्लादेश या पाकिस्तान, दक्षिण एशिया के जो देश हैं और फिर दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं, तो यहाँ अच्छी अच्छी नदी घाटियाँ हैं। म्यांमार में छिंदमिन और पूरे एक तरफ से हिंद चीन में मिकांग नदी है, इरावदी नदी है, भारत में गंगा है ही, दक्षिण में सारी नदियाँ हैं। तो ये नदी घाटियाँ जो हैं ये चावल के उत्पादन में, चावल की खेती में बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। प्राचीन काल से सदैव से ही इन घाटियों में चावल की खेती होती चली आई है। चावल एक ऐसी फसल है, धान एक ऐसी फसल है जिससे चावल प्राप्त किया जाता है। ये आसानी से ग्रो कर जाता है, आसानी से उग जाता है और इससे भरपूर उत्पादन होता है। इसमें रिस्क नहीं है। धान की खेती अगर उस आर्द्र क्षेत्रों में बो दी गई, इसकी खेती की गई तो ये धोखा नहीं दे सकती है। सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि अगर आर्द्र और उष्ण क्षेत्रों में जहाँ पर्याप्त पानी है वहाँ धान की खेती की गई तो धान कभी धोखा नहीं देने वाली फसल है। यही कारण है कि मानव के लिए, मानव की सभ्यता के लिए, मानव का पेट भरने के लिए सबसे बड़ा आधार कुछ रहा है तो ये धान की फसल नहीं, ये चावल की खेती रही है। तो ऐसे क्षेत्रों में चावल की खेती हुई। सबसे खास कि थोड़ा चावल लिया, भगोने में रखा, बटुली में रखा या कुकर में रखा, पानी उसमें डाला, उबाल दिया, चावल पूरा इतना देख लिया, चावल भरपूर हो गया, देखने में अच्छा खासा लगता है, पेट भर जाता है। एक बार चावल खाने से पेट भरा भरा लगता है। तो एक सेटिस्फैक्शन तो चावल से है, इसमें कोई दो नहीं है। रोटी है, रोटी तो विश्व की सबसे प्रमुख खाद्य फसल है, लेकिन अगर हम चावल और रोटी की तुलना करें तो दोनों में एक खासा अंतर ये है कि रोटी हम 4-5 खा लें तो पेट भर जाता है, महसूस कर लेते हैं और उसका असर बाद में होता है। बाद में वो पेट में वो रोटी जब फूलती है तब मालूम होता है हाँ पेट भरा हुआ है। चावल से तुरंत भर जाता है। एक सेटिस्फैक्शन चावल से तो है। तो अब ये कोई कारण हम नहीं कह सकते यही कारण रहा होगा, लेकिन चावल इसलिए कारण है कि ऐसे आर्द्र क्षेत्रों में, ऐसे नदी के क्षेत्रों में इसकी आसानी से खेती की जा सकी और ये इसने धोखा नहीं दिया, इससे भरपूर उत्पादन भी हुआ है। अब आप देखें भारत में सभ्यता, भारत की सभ्यता अगर आप देखें वैदिक काल से, हम अगर इसको गहराई से अध्ययन करें तो वैदिक सभ्यता जहाँ जहाँ इसका प्रसार हुआ है वहाँ वहाँ चावल की खेती भरपूर की गई। आते आते हमारी वैदिक सभ्यता अंततः पाटलिपुत्र और इसके आसपास या उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य भारत, पूर्वी तटवर्ती प्रदेश, फिर दक्षिण भारत का क्षेत्र है, यहाँ केंद्रित हो गई। यहाँ चावल की खेती तब से लेकर आज भी भरपूर की जाती है। अब वैश्विक स्तर पर देखें तो दो तरह की चावल की फसलें, दो तरह की धान की फसलें उगाई जाती हैं, जैपोनिका और इंडिका। जैपोनिका थोड़ी अच्छी वैरायटी है, इंडिका थोड़ी हल्की है, लेकिन मिला जुला के दो तरह की वैरायटियाँ पूरे विश्व में उगाई जाती हैं। भारत में 3 तरह की चावल की खेती होती है, औस, अमन और बोरो। 3 तरह की फसलें यहाँ उगाई जाती हैं, औस, अमन और बोरो। इनको क्रमशः मौसम के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से अगर बांटें तो औस को हम कहते हैं एक तरफ से मानसून कालीन, अमन को कहते हैं शीतकालीन और बोरो को कहते हैं ग्रीष्मकालीन। अब इनकी खेती उसी हिसाब से की जाती है, कटाई के हिसाब से इनका नामकरण है। अब जैसे हम कहें औस, तो औस को हम कहते हैं मानसून कालीन। बुआई मानसून में होती है, मानसून के अंत में इसकी कटाई हो जाती है, यानी जून जुलाई में इसकी बुआई रोपाई होती है और ये अक्टूबर नवंबर तक इसकी कटाई हो जाती है। भारत के अधिकांश क्षेत्रों में इसी औस प्रजाति या औस प्रकार की धान की खेती की जाती है। दूसरी है अमन, जिसको हम शीतकालीन कहते हैं। ये थोड़ा सा और आगे बोई जाती है और इसकी कटाई दिसंबर और जनवरी में होती है। इन दोनों को, औस को तो हम एक तरफ से कार्तिकी फसल कहते हैं और अमन को हम अगहनी फसल कहते हैं। पहले काला नमक अगहनी हुआ करता था।
तो अब तो काला नमक की वैरायटी बदल गई है, तो वो तो जल्दी हो जाती है। तीसरी फसल जो भारत में यत्र तक कहीं कहीं बोई जाती है वो बोरो प्रकार की है। बोरो ग्रीष्मकालीन है, इसकी खेती और आगे की जाती है, यानी सितंबर अक्टूबर में की जाती है या नवंबर तक की जाती है, और इसकी कटाई आगे मार्च अप्रैल मई या जून तक की जाती है। तो भारत में 3 तरह की फसलें उगाई जाती हैं, लेकिन सबसे अधिक औसत प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। अब जापान एक बहुत बड़ा केंद्र है। जापान का नाम इसलिए हम ले रहे हैं, जापान की जो रोपाई की पद्धति है वो भारत में अपनाई गई है 1953 से, इसलिए जापान की एक बार चर्चा करना यहाँ जरूरी है। जापान में 2 तरह की फसलें उगाई जाती हैं धान की, टा और हाटा। टा सीढ़ीनुमा ढलानों पर, पहाड़ी जो सीढ़ीनुमा ढलान है उन पर टा प्रकार की खेती की जाती है, और मैदानी क्षेत्रों में हाटा। तो जापान में 2 तरह की खेती होती है। मैदानी क्षेत्रों में जो वहाँ खेती प्रारंभ से की जाती है, पहले उसकी नर्सरी लगा दी गई, जिसको हम यहाँ अपने यहाँ कहते हैं बिहान गिरा देना, फिर उसको मतलब निकाल के उसमें से, और उसकी एक एक दो धान के पौधे को लेके रोपाई कर दी गई। वही प्रणाली हमारे यहाँ प्रचलित है। तो आई तो है जापान से, लेकिन ये इसका पूरा का पूरा प्रचलन दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में है। तो ये तो धान के संदर्भ में हमने आपको संक्षिप्त जानकारी दी। उष्ण आर्द्रकटिबंधीय पौधा है, वनस्पति है या फसल है। इसके लिए गर्मी भरपूर चाहिए, इसके लिए कम से कम 30-35 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, और भरपूर वर्षा, जैसे कि हमने कहा 150 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा आवश्यक है, और मानसूनी परिदृश्य तो इसके लिए अत्यंत उपयुक्त है। अब दुनिया में हर जगह बोई जाती है, यूरोप में भी बोई जाती है। यूरोप में रोन नदी घाटी और पो नदी घाटी में भी धान की फसल उगाई जाती है, अमेरिका में उगाई जाती है, चारों तरफ उगाई जाती है। लेकिन 80 से 90% दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में इसकी खेती होती है। अब हम आते हैं, धान की जब रोपाई की जाती है या धान की जब बुआई की जाती है, तो कम से कम इसके लिए 45 से 60 दिन तक, कम से कम 45 दिन तक प्रारंभ में धान का खेत जो है पानी से भरा रहना चाहिए। यानी धान के खेत में पानी रहना आवश्यक है 45 से 60 दिन तक, 45 से 50 कह सकते हैं। अब अगर खेत में पानी नहीं है भरपूर, तो धान की फसल थोड़ी कमजोर हो जाती है या गर्मी से सूखने लगती है, तो इसके लिए पानी अत्यंत आवश्यक है। अब आप समझ सकते हैं कि पानी है तो पानी में बहुत सारी जटिल प्रक्रियाएं भी चलती हैं, उसमें ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाती है, बहुत सारे जीवाणु आ जाते हैं। अब उनके द्वारा किण्वन किया जाता है, फर्मेंटेशन किया जाता है, उस प्रक्रिया के दौरान मीथेन का उत्सर्जन होता है। तो ये तो सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि धान के खेत से मीथेन का उत्सर्जन होता है, और जो आंकड़े आ रहे हैं वैश्विक स्तर पर जितना भी मीथेन का उत्सर्जन होता है उनमें से 8% तो धान के खेत से अकेले उत्सर्जन होता है। ठीक, अब हम वैश्विक स्तर पे देखें तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी सबसे बड़ी गैस CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि आज उसकी मात्रा इतनी बढ़ चुकी है कि एकदम नियंत्रित कर लिया जाए, सब कुछ कर लिया जाए, बावजूद इसके वायुमंडल का तापमान या धरती का तापमान नियंत्रित होने में भी समय लग जाएगा। और वैज्ञानिकों ने लक्ष्य रखा है कि 2050 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक न जाने दिया जाए। अभी जो हाल के जो आंकड़े आए हैं 2023 अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा है। यूरोप सबसे अधिक गर्म, तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप बना है। तो 2023 तो आगे न जाने और कौन वर्ष सबसे अधिक गर्म होने वाले हैं, तो गर्मी तो बढ़नी है। अब आप देख सकते हैं भारत में ही नगर के नगर 50 डिग्री में जल रहे हैं आज। ठीक है, तो निश्चित रूप से धान की फसल की तरफ ध्यान जा रहा है, क्योंकि गर्मी से लोग त्रस्त हैं। तो अब ये हो रहा है कि चाहे जैसे भी हो ग्लोबल वार्मिंग को रोका जाए। तो ग्लोबल वार्मिंग को रोका जाए तो ये धान की फसल ही केवल एक जिम्मेदार थोड़ी है। हम न्यूज़ देख रहे हैं, तमाम तरह की न्यूज आ रही है, तमाम तरह की खबरें आ रही है, मैगजीन में मैटर आ रहे हैं कि धान की खेती भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उपयुक्त है। तो हमको यह भी जानना चाहिए कि धान की खेती, धान की फसल ही सभ्यता का पालना रही है। इसी ने मानव सभ्यता को यहाँ तक ला खड़ा कर दिया है। तो इसलिए नहीं खड़ा कर दिया है कि आगे आने पर धान की फसल पर ही संकट उत्पन्न हो जाए। तो यह नहीं होना चाहिए कि धान की फसल पर कोई संकट हो। हाँ, उन्नत प्रजातियां विकसित हों जो कम पानी में विकसित हों, पानी ज़्यादा न लगे, और ऐसी प्रजातियां विकसित हों कि जिनके बोने से मीथेन थोड़ा सा कंट्रोल में रहे। मीथेन का उत्सर्जन कम हो धान के खेत से, लेकिन धान की खेती नियंत्रित नहीं हो सकती है। क्यों? कि अगर धान की खेती नियंत्रित की गई, पशुपालन नियंत्रित किया गया, भारत जैसे देश, चीन जैसे देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश जैसों की अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी। और आज की डेट में भी आप समझ सकते हैं कि भारत में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जाता है। विश्व में अभी भी 8 अरब से अधिक आबादी है। मोटा अगर कहा जाए तो इसमें से लगभग 1/3 आबादी को 2 जून की रोटी प्राप्त नहीं होती है। तो अब चावल, भारत इस समय चावल का इतना बड़ा उत्पादक है कि दुनिया में सबसे बड़ा निर्यातक है। उत्पादन तो सबसे अधिक चीन में ही होता है, लेकिन भारत में कृषिगत क्षेत्र 29% है। दुनिया में सबसे अधिक कृषिगत चावल का भारत में ही है। तो भारत में इतना चावल उत्पादित होता है
कि हम पर्याप्त निर्यात कर सकें। और ये गर्व की बात है कि भारत से सबसे अधिक चावल का निर्यात किया जा रहा है। तो चावल केवल हमारे पेट भरने के लिए ही नहीं महत्वपूर्ण है, भारत में चावल इतना अधिक उत्पादन होता है कि इसका हम निर्यात भी करते हैं, उससे भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है। तो चावल एक ऐसी फसल है जिसको आनंद फानन में यह कह के हम नहीं उससे पल्ला झाड़ सकते हैं कि भाई इससे मीथेन का उत्सर्जन हो रहा है, इसको नियंत्रित किया जाए, ये कभी नहीं हो सकता है। सबसे बड़ी उत्तरदायी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए अगर कोई है तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड विकसित देशों ने, चीन जैसे देशों ने, यूरोप, अमेरिका जैसे देशों ने इतना अधिक उत्सर्जित कर दिया है। और आज भी भारी वाहन शहर में इतनी लंबी लाइनें लग जा रही हैं, इतने अधिक मोटर गाड़ियां चल रही हैं, कारें चल रही हैं कि इनसे CO2 उत्सर्जन हो रहा है। ठीक है, तो इन पर नियंत्रित होना चाहिए, इलेक्ट्रिक वाहन विकसित किए जाएं। ठीक है, और जो तापी संयंत्र हैं उनको तुरंत रिप्लेस किया जाए और कोयले का दहन रोका जाए। ठीक है, फॉसिल फ्यूल का दहन रोका जाए। सबसे जरूरी है, अगर हमको नियंत्रित करना है तापमान को, तो CO2 उत्सर्जन को तत्काल इस पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना पड़ेगा। भारत जैसे देश में, चीन जैसे देश में सबको मालूम है, भारत को भी मालूम है, दुनिया को मालूम है कि यहाँ कार्बन उत्सर्जन का सबसे बड़ा कारण कोयला है। आज तक कोयले पर हमारी निर्भरता इतनी अधिक है कि विद्युत उत्पादन में 50% से ज्यादा कोयले का ही योगदान है। ठीक है, हमने लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2030 तक हम सब कुछ नियंत्रित करके और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर हम 50% निर्भरता बढ़ा लेंगे। फिर भी कोयले से बहुत अधिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। कोयले का दहन भारत में बहुत अधिक है और कोयले का एक तरफ से उत्पादन बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। तो भारत सरकार को भी इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। चीन इससे पीछे नहीं हट सकता है, अमेरिका इससे पीछे नहीं हट सकता है। अगर ग्लोबल वार्मिंग है तो पूरी दुनिया इसकी मार झेल रही है, तो पूरी दुनिया को आगे आना पड़ेगा। अमेरिका बहुत से ऐसे जो सम्मेलन होते हैं, बहुत से ऐसे समझौते होते हैं, कभी उससे अलग हो जाता है। चीन इंटरेस्ट नहीं लेता है, इंटरेस्ट तो सबको लेना पड़ेगा। मानवता को बचाना है, ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है, जो ग्लेशियर्स हैं उनको पिघलने से रोकना है, तो तत्काल में सबसे जरूरी है कार्बन उत्सर्जन पर नियंत्रण, मीथेन उत्सर्जन। तो ऐसे तमाम प्रक्रियाओं से हो रहा है कि उन पर भी नियंत्रण आवश्यक है। लेकिन हम न्यूज़ देख रहे थे, एक मैगजीन पढ़ रहे थे, उनमें बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है कि पशुपालन से और धान की खेती से भी उत्सर्जन हो रहा है। जैसे लग रहा है कि अब सबसे बड़ा दोष अब पशुपालन और चावल की खेती पर डाल दिया जाए। ठीक है, तो पशुपालन और एक तरफ से चावल की खेती हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है। अगर पशुपालन पर नियंत्रण कर दिया गया, धान की खेती पर नियंत्रण कर दिया गया, तो बताइए हमारी ग्रामीण आबादी कहाँ जाएगी, क्या कैसे पेट भरेगी। ठीक है, तो ठीक है, उत्सर्जन होता है, इसके लिए वैज्ञानिक आगे हैं। वैज्ञानिक जिम्मेदारी लें कि ऐसी फसलों का अनुसंधान करें जो धान की खेती को उत्पादकता भी उससे बढ़े, उसकी पोषकता भी बढ़े और साथ साथ मीथेन का उत्सर्जन भी कम हो। लेकिन धान की फसल को कभी नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। यह सदैव सभ्यता का पालन रही है और जब तक यह धरती रहेगी, जब तक मानव सभ्यता रहेगी, चावल की खेती भारत सहित पूरे दक्षिण पूर्वी एशियाई देश क्या पूरे विश्व में सभ्यता का पालन रहेगी। चावल केवल चावल के रूप में खाने के लिए नहीं है, चावल से हम इतने उत्पाद प्राप्त करते हैं, इतने उसके संवर्धित उत्पाद है, पूरी दुनिया में चावल छाया हुआ है। आप दक्षिण भारत में जाइए, एक से एक व्यंजन आपको मिलेंगे चावल के। कुरकुरे बच्चे खाते हैं चावल में, और चावल के इतने अधिक नमकीन उत्पाद बनते हैं कि उनकी गिनती करना यहाँ संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए चावल की खेती को कभी नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। तो हमने आपको एक अपनी बात आपके सामने रखी और हमने न्यूज़ में पढ़ा, हमने टीवी की न्यूज़ में देखा, हमने मैगजीन में पढ़ा, तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि इस तरह से उसमें लिखा गया है, न जाने किस व्यू से लेखकों ने लिखा कि जैसे लगा कि पशुपालन और धान की खेती ही मीथेन के लिए उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। इन दोनों को अगर मिला लिया जाए तब भी ये दोनों मिलके 50% नहीं होना है, दोनों मिलके पशुपालन और धान की खेती मिलके 40% होते हैं। बाकी तो और है, बाकी तो 60% और कारण मीथेन उत्सर्जन के शहरों का अवशिष्ट है, दुनिया भर के कारण है, उन पर नियंत्रण होना चाहिए, जिन पर नियंत्रण आसानी से किया जा सके, जिनका प्रभाव हमारे पेट पर नहीं पड़ सकता है, उन पर इसका नियंत्रण होना चाहिए, न कि धान की फसल और पशुपालन पर। तो हमने अपनी बात रख दी, आप इस पर विचार कीजिएगा और हमको अच्छा लगेगा कि आप हमारी वीडियो को पूरा देखें और इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।